नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिचनी जो है वो शुरू हो गई है। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा बूथ स्तर पर काम कर रही है। इसी के चलते भाजपा ने प्रदेश मुख्यालय में बूथ सशक्तिकरण केंद्र अभियान को लेकर अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश के 152 शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा का कहना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता नारे के तहत इस बार की मोदी सरकार की हैट्रिक बनानी है। वहीं 3 घंटे चली बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। बैठक में मौजूद हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनने हैं, जिस पर विचार मंथन किया गया है। 1 मार्च से 10 मार्च तक भाजपा सभी बूथों पर बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। दो तीन विषयों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए पहला बूथ सशक्तिकरण को लेकर जो सरोज पांडे जी हमारी राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व महामंत्री रही हैं, उन्होंने वो विषय रखा। दूसरा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो 24 पेज का है, उसको बूथ तक ही नहीं, बूथ पे रहने वाले 200-250 कार्यकर्ता ही और हमारे समर्थक और जनमानस को पहुंचाना, जिसके अंदर पूरा उल्लेख है जो हमने अमृत महोत्सव में देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हमने आतंकवाद मुक्त एक हमारा बूथ सशक्तिकरण का विषय था। दूसरा महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को हम शक्ति केंद्रों तक ले जाने वाले हैं। इस विषय को लेकर कुछ हमने तिथिवार चीज़ें तय की हैं। एक तो 1 मार्च से 10 मार्च तक, क्योंकि हमारा मंडल गठित हो चुका है, शक्ति केंद्र तक का गठन लोग करेंगे। शक्ति केंद्र साथ हमारे 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है, तो शक्ति केंद्र संयोजक हम उसमें तय करेंगे और मंडल का जो पदाधिकारी है वो शक्ति केंद्र का प्रभारी के रूप में रहेगा। तो ये गठन हमारा 10 मार्च तक कंप्लीट होगा। इसके बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली, पन्ने से हमारा ऐसा मतदाता सूची का पन्ने से है। एक पन्ने में 30 वोट होते हैं, हर पन्ने का हमारा एक कार्यकर्ता प्रमुख बनता है और उसी 30 पन्ने में से हम 2 कार्यकर्ता हम लोग जो है उसके टोली के सदस्य बनाएंगे। तो पन्ना टोली तक का गठन भी हमारा ये हम 20 मार्च तक अपना कंप्लीट करेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, बीजेपी का बूथ का अभियान तो हम देख पा रहे हैं और इस अभियान के तहत बीजेपी ने अहम बैठक भी की है। क्या लग रहा है कि अभी से लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी का हो गया है, क्योंकि कई लोगों को लेकर कई रणनीति, खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर कई रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है बीजेपी के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार अब लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारी में है और लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो गया है बीजेपी में, लगातार जिस तरीके से जो अजय कुमार है बीजेपी के संगठन महामंत्री, उनके नेतृत्व में कल एक बैठक हुई है। प्रदेश के जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम, वो उत्तराखंड राजधानी देहरादून पहुंचे हुए हैं। हालांकि आज भी उनकी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होने वाली है। तो लेकिन जिस तरीके से दायित्वधारी हो या फिर बूथ की बात हो या फिर जिस तरीके से पन्ना प्रमुखों की बात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कही, तो लगातार जिस तरीके से बूथ पर यूथ को ले जाने की बात बीजेपी कर रही है, तो इससे साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि लोकसभा जो 24 का जो चुनाव है उसको लेकर पूरी कमर अब बीजेपी पार्टी ने कस ली है। और जो संगठन है, जिस तरीके से सभी जिलाध्यक्षों के साथ अभी बीजेपी की बैठक होनी है, पूरे मंडल अध्यक्षों के साथ सभी की बैठक होनी है अभी, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अभी ना तो दायित्वधारियों के नाम का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ है और पन्ना प्रमुख जो है उनके नाम भी अभी तय नहीं हुए। मंडल अध्यक्ष जिस तरीके से इन्होंने शक्ति केंद्र बनाने की बात की है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफी सारी ऐसी चीज है जिसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसको बूथ तक ले जाने की बात जिस तरीके से बीजेपी पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए पूरी मजबूती के साथ इस बार 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए बीजेपी पार्टी लगी हुई है। जी, जिस तरीके से 152 शक्ति केंद्रों के लोग जो थे वो वहां पर जुटे, एक साथ इकट्ठा हुए, एक छत के नीचे हुए और बैठक में दुष्यंत गौतम, महेंद्र भट्ट, तमाम लोग ये शामिल रहे। ऐसे में जो बूथ सशक्तिकरण केंद्र अभियान है, क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में ये अभियान बूथ लेवल पर कितनी मजबूती के साथ बीजेपी जो है वो लेकर के जमीन पर उतरेगी?
जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो जो बीजेपी का जो संगठन है उसका जो खाका होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और बूथ स्तर तक यूथ को ले जाने की बात यह करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो महिला कार्यकर्ता होती है, जो युवा महिला कार्यकर्ता होती है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो वहां से मुक्त होकर जो बीजेपी संगठन में आए, जो युवा मोर्चा की जो अभी टीम गठित हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर पूरे कार्यकर्ताओं का जंजाल बीजेपी संगठन के पास है और यही वजह है कि हमेशा से ही बीजेपी का जो संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बूथ तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं जीत तक भी पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि जिस तरीके से बीजेपी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इस बार भी पूरे बूथ तक पहुंचेगा और अपने पन्ना प्रमुखों के माध्यम से जीत दर्ज यहाँ पर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेगा। जी बिल्कुल ठीक है हितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभी से लोकसभा चुनाव की रणनीति में बीजेपी जो है वो जुट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं देहरादून से अहम खबर का। आपको बताने की अगली खबर देहरादून से है, जहां पर चुनाव के दौरान पार्टी के विरोध में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भाजपा ने एक लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर भाजपा जल्द ही कार्यवाही करने की तैयारी में है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि भाजपा में संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया है उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा, उन पर भी कार्यवाही होगी। कार्यकर्ता ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। वो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ, मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी जल्दी। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर परिवहन विभाग अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने की मूड में है। करोड़ों रुपए का रोड टैक्स दबाए बैठे वाहन संचालकों के खिलाफ विभागीय अफसरों ने अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत अब तक रोड टैक्स जमा नहीं करने वालों पर और नहीं करवाने वालों पर 299 गाड़ियों का चालान किया गया और 73 वाहनों को सीज किया गया। बकाया वसूली पे हमारे विभाग का बहुत ज़्यादा फोकस है, पहले भी हमारा रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक ढंग से और एक प्लान वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नोटिस देना शुरू किया है। नोटिस के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, लोग अपने टैक्स को जमा नहीं करते हैं, तो हम आरसी जारी करेंगे। और सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है कि हम लोग इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। मार्ग पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं। अगर उनमें टैक्स की बकाया है तो उसको हम चालान भी करते हैं और गाड़ी को सीज भी कर रहे हैं। और सीज जो व्हीकल हैं, अगर उनके मालिक उनके टैक्स सही टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो उनको हम नीलाम भी करेंगे। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर देवभूमि भैरव सेना संगठन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मां गंगा के पवित्र जल में जानवरों के मांस और खून को मिलाना धरने की वजह बताई जा रही है। इसी पर रोक लगाने के लिए देवभूमि भैरव सेना संगठन कई सालों से संघर्ष कर रहा है। संगठन के लोगों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जो हमारी धर्म नगरी में अवैध रूप से मांस की दुकानें चल रही हैं, जिन पर हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और ये सरकार और प्रशासन के मिलीभगत से चल रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान पवित्र पावनी माँ गंगा, जितना भी मांस का वेस्टेज, खून, मांस के टुकड़े वो गंगा में दिन रात बहाए जा रहे हैं। और हमारी सरकार, जो भाजपा सरकार कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार हैं, इसमें वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके लिए आज देवभूमि भैरव सेना संगठन ने ये धरना यहाँ पर दिया है। हमारा अगला कदम होगा, हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे इसके सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। अगर इसके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम देवभूमि भैरव सेना संगठन इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।
और चलिए अब आपको सीधा रायपुर ले चलते हैं, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। इस माह अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर आप लड़ते हर देशवासी को आगे बढ़कर उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान। सबसे पहले हिंदुस्तान, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा बनाई जा रही अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। ऐसा लगता है कि जैसे देश की सरकार की नज़र में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, वो नौकर पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह इस बीजेपी सरकार में नहीं है। पहले तो नोटबंदी की ऐतिहासिक बेखूबी ने छोटे और लघु उद्योग पर तालाबंदी कर डाली और 2 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार चला गया। गलत तरीके से बनाई और उससे भी गलत तरीके से लागू की जीएसटी ने छोटे मोटे उद्योगों को और व्यापारियों का कामकाज चौपट कर दिया। कोरोना के दौरान केवल 4 घंटे के नोटिस पर रात के 12 बजे की देशबंदी ने करोड़ों मजदूरों की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। न दवा मिली, न डॉक्टर, न इंजेक्शन, न ऑक्सीजन, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। एक तरफ 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया तो दूसरी ओर 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिए गए। गंगा मैया हजारों लाशों से टूटी पड़ी थी और दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग अपनी पीठ थपा ले रहे थे कि उन्होंने कोविड में बहुत काम किया। आज हालत ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग की एड़ियां रगड़ रहा है। महंगाई ने बजट और घर दोनों तोड़ डाले हैं और मुट्ठी पर अमीर मित्रों की दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो दुनिया के दूसरे नंबर से बड़े अमीर बन बैठे। मैं पूछता हूँ कि हमारा देश किस दौरा में आ खड़ा हुआ है, जहाँ अन्नदाता किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है और प्रधानमंत्री के एक दोस्त की आय 1000 करोड़ रुपए दिन में है। देश के 72% यानी 3/4 एमएसएमई को एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाए, पर प्रधानमंत्री के एक दोस्त की संपत्ति 13 गुना यानी 1300% बढ़ जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि रोज इश्तिहार में खुद को छपवाने वाले दिल्ली के प्रधान सेवक ये अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं। ऊपर से एक एक करके 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को अपने मित्रों को हवाले कर रहे हैं। ये तो रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच रहे हैं। आकाश हो, धरती हो या पाताल हो,
देश की सब चीजें बेची जा रही है। मेरे देश के करोड़ों लोगों को अब चिंता है कि अब हमारी LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बच पाएगा या नहीं, क्या इसको भी वो बेच लेंगे। ये आज हमको एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है और ये सरकार सब कुछ हमने जो बनाया था उसको एक एक करके बेच खा रहे। आर्थिक खाई के बीच देश के सामाजिक भेदभाव की भयंकर खाई भी धकेल दिया है। गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को सरेआम सत्ता के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। देश के हालात कैसे हैं कि एक तरफ तो हर रोज 115 गरीब मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, तो दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग मजदूरी के मनरेगा बजट 30,000 पे आया, जो बजट 90,000 था और 100 दिन काम देने का था, उस बजट को घटाकर आज 30,000 रुपए कर दिया। 60,000 रुपए उसका घाटा यानी अलॉटमेंट कम कर दिया। तो ये गरीबों के प्रति उनका काम है, इसीलिए इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहिए, एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि 100 दिन काम के लिए आज के मिनिमम वेजेस के तहत 1,75,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथी आज आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शायद इसीलिए बार बार हाथरस, उन्नाव, ऊना जैसी डरावनी घटनाएं हुक्मरानी की आत्मा को परेशान नहीं करती। साल 2015 में आज तक दलितों पर अत्याचार 13% बढ़े हैं, आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं। और ये सब आंकड़े बन कहीं किताबों में खो गए हैं। न कोई सोचता, न सुनता, न कार्रवाई करता। गरीबों को ताकत देने के भाषण तो बहुत देते हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सैकड़ों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो आप मित्रों को बेच रहे हैं, उसमें लाखों गरीबों के लिए रिजर्वेशन की नौकरी भी चली जा रही है और दूसरे जो OBC है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनके नौकरियां भी आज जा रहे हैं। पर SC, ST, माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दे सके? अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि आपको बता दें कि दरअसल हमने बीजेपी से हर समय देश की जनता के लिए लड़ा है और वो सब बेच रहे हैं जो हमने बनाया। तो बीजेपी हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारियों का भी जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। तो कई और अहम बातें, दरअसल कांग्रेस का महाधिवेशन जो है रायपुर में चल रहा है, वहीं पर अब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का दलित आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, आपको बता दें कि सर्दी बारिश की परवाह राहुल गांधी ने कभी नहीं की। करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। देशवासियों को जो कष्ट है उसका हमें तकलीफ है। रेल, जेल, तेल सब कुछ बेचा जा रहा है। तो देश का दलित आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। दिल्ली में प्रधान सेवक जो है वो मित्र की सेवा कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का ये सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप, क्योंकि एक बार फिर से जो बात लगातार कही जा रही है उसको ही दोहराते हुए नजर आए और ये आरोप बीजेपी पर लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए कि जो चुनी हुई राज्यों की सरकारें हैं उनको गिराने का काम बीजेपी जो है वो कर रही है। लेकिन हमने बीजेपी से डटकर मुकाबला किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो हरिद्वार से है, जहां पर रोशनाबाद स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने उप प्रधान चुनाव को लेकर कार्यवाही को लेकर जानकारी दी और बताया कि हाल ही में हुए उप प्रधान चुनाव में शिकायतें मिली है कि ग्राम पंचायत लाल ढांग में उप ग्राम प्रधान चुनाव तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने साथ ही बताया कि ऐसे मामलों में नियम के तहत अगर कोई प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है तो इसकी शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद जांच करने के बाद कार्यवाही हो सकती है। अभी हमारा ब्लॉक है बादराबाद है, तो उसके अंतर्गत अभी उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लोगों के द्वारा एक कंप्लेंट पुटअप किया गया है कि लालढांग जो ग्राम सभा है तो उसमें जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हुई है। जिन लोगों के मतों का प्रयोग किया गया था कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको हारा हुआ घोषित किया गया है और जो कैंडिडेट हार रहा था उसको विनिंग कैंडिडेट घोषित किया गया है। इसमें अगर देखा जाएगा दोनों पक्षों को सुनकर, जो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, आरओ रहे होंगे और जो विनिंग कैंडिडेट है, और तो दोनों पक्षों को सुन के अगर लगता है कि प्रोसेस ठीक से अडॉप्ट नहीं किया गया है या मतगणना ठीक से नहीं हुई है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। 16 तारीख को ग्राम लाल ढांग में चुनाव हुआ था उप प्रधानी के लिए, जिसमें टोटल मेंबर 15 थे। 15 में से सर 8 मेंबर मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ जब मतगणना हुई है तो उसमें 7 मत निकले हैं और 1 मत गीता जोशी को मिला है। और उसमें इन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ है, वहाँ पे पूरी मेजोरिटी मेरे साथ थी, 8 के 8 वोट मेरे साथ थे, लेकिन मतगणना में 7 ही निकले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चुनाव दोबारा होना चाहिए और इस संबंध में मैं अभी डीएम साहब और एसडीएम साहब से भी मिली हूँ। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ये बोला है कि आज आप पिटीशन फाइल कर दो और हम इस पर पूरा आदेश करेंगे कि दोबारा चुनाव हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।